नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं और उसके पहले ही मंत्री पद को लेकर खींचतान मची हुई है। जहां एक तरफ खींचतान मची हुई है, खबरें निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, मीटिंग में भड़क गए हैं, नीतीश नायडू को मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर है जिसने सबका ध्यान आकर्षित नहीं किया है। तो वो खबर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। खबर है कि स्मृति ईरानी को इस बार कोई भी मंत्री पद नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, स्मृति ईरानी ना घर की रही ना घाट की स्थिति में फंस चुकी हैं। पहले तो अमेठी हार गई, वो भी राहुल गांधी से नहीं बल्कि सोनिया गांधी के पीए किशोरी लाल शर्मा से। और अब आप देख सकते हैं कि अपनों ने ही बगावत कर दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में पद देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने ही बगावत कर दी है। बेचारी स्मृति ईरानी मुंह छुपाने को मजबूर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब मोदी जी के आवास पर या फिर यूं कहें पीएम आवास पर मीटिंग हुई है तो कई मंत्रियों को फोन लगाया गया है। निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, वो भी पहली पंक्ति में बैठी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी को हराकर राहुल गांधी को हराया। आप जानते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी को हराया वैसे ही स्मृति ईरानी हर जगह आगे आगे कूद कूद कर नजर आ रही थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 2024 में तो गायब ही हो गई हैं। फिलहाल कहां चली गई स्मृति ईरानी और उनका क्या हाल हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने अमेठी इतना कवर किया, पहले ही आपने कह दिया था सर, जिस तरीके की हवा चल रही है इस बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि अमेठी स्मृति ईरानी जीत जाए। जब आपने ये कहा तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता है, किशोरी लाल शर्मा कैसे हरा देंगे। अब हरा दिया है सर, इतना बुरा हरा दिया कि पद भी नहीं मिल रहा। सर पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्मृति ईरानी को हराने में इनका प्रियंका जी का भी कम योगदान नहीं है। अमेठी हम लोग बहुत गए, गांव में घूमे और प्रियंका जी तो वहाँ पे जाके महिलाओं के पास चली जाती थी। और एक वीडियो इसमें है पड़ा हुआ, आप हमारे उसमें देखेंगे, महिलाओं के झुंड के संग बात करी। जब स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में कह रही थी हर जगह शौचालय बन गए, तो मैं एक जगह इंतजार कर रहा था, चाय पीने रोका, देखा प्रियंका जी गायब। थोड़ी देर बाद हमारे कैमरामैन भी गायब। मैंने कहा ये लोग चले कहाँ गए। 20-25 मिनट बाद लौट के आते हैं कि वहाँ पे हम महिलाओं से बात करने गए थे और देखा किसी महिला का शौचालय ही नहीं था वहाँ पे, सब बेचारी खेत में जा रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए, सिलेंडर को लेके दिए, खाली सिलेंडर रखे हुए, शौचालय टूटे पड़े। और सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही थी वो थी कार्यकर्ताओं की नाराजगी। मुझे लगता है स्मृति ईरानी को हराया किसी ने नहीं, स्मृति ईरानी को उनके घमंड ने हरा दिया। और कहा भी था रावण का भी अहंकार नहीं रहा, ये हमारे बड़ी कहावत कही जाती है। जो अहंकार था स्मृति ईरानी का, वो अमेठी के लोगों से किसी से बात करिए, एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, उससे कहती हैं तो अपने मालिक का नाम, कल तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, उसको नौकरी से निकलवा दिया। एक अस्पताल है संजय गांधी के नाम से, इतना बड़ा अमेठी का अस्पताल था, एक आदमी की डेथ हो गई। कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें डेथ नहीं होती? डॉक्टर कोई चाहता नहीं है उसके मर जाए, लेकिन वो अस्पताल बंद करा दिया। मैं गया था वहाँ कवर करने के लिए, आपको याद होगा, और कितना आक्रोश था कि नया अस्पताल तो बनवा ना पाई, लेकिन जो चल रहा है उसको भी बंद करा दिया, क्योंकि नाम में गांधी लिखा हुआ था। गांधी नाम से तो ऐसे भड़कते थे, सांड के सामने कोई लाल कपड़ा दिखा दो। और जो वहाँ के लोगों की बातचीत थी, जो शैली थी, वो बताती थी कि ये तो कुछ चंद लोग जो थे चमचे आगे पीछे घूमते रहते थे। और बाकी जब किशोरी लाल शर्मा लड़ने आए तो बोलती हैं कि अरे उनके नौकर आया है, ये भाषा होती है किसी एक पढ़ी लिखी महिला की। किशोरी लाल शर्मा 4 साल से गांधी परिवार के साथ है, अमेठी रायबरेली का गांव जानते हैं। मतलब मुझे उस समय से याद है, सैम पित्रोदा से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उस दौर से किशोरी लाल शर्मा जुड़े हुए हैं। एक आदमी है, काम कर रहा है पार्टी के लिए, लेकिन भाषा चपरासी है, नौकर है, पीए है। तो अब किस मुंह से कहोगी कि तुम जिसको चपरासी कह रही थी उसने तुम्हें थोड़ा मोड़ा नहीं, तुम्हारी वो धुलाई करी है कि सालों तो याद आएगा कि अमेठी में जितना तुमने राहुल गांधी को हराया होगा उससे दुगना बकौल तुम्हारे एक नौकर ने हरा दिया। तो तुम अपनी हैसियत देख ली। असल में स्मृति ईरानी बौखला गई थी। कुछ दिन लोग उनके चमचे कहने लगे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये बाकायदा मीडिया में खबरें प्लांट हो रही थी। तो वे स्मृति ईरानी को बता दिया कि मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मंत्री भी नहीं बनने वाली हैं। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो नहीं बन रही हैं। न्यूज़ 24 ने कंफर्म भी कर दिया है कि मंत्री नहीं बनने वाली है। हो सकता है 2-4 दिन बाद स्पेशल कार्यक्रम कराकर उनको शपथ दिलाई जाए, एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर स्मृति ईरानी हारी तो है ही किशोरी लाल शर्मा से,
हारी है, राहुल गांधी से नहीं हारी है, तो उनकी हार है ही है। लेकिन सबसे गंदा अगर 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी बीजेपी नेता ने परफॉर्म किया है तो वो स्मृति ईरानी है सर। सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा 1.5 लाख वोट ज्यादा वोटों से हार गई किशोरी लाल शर्मा से। मैं इसमें एक गोदी मीडिया के एंकर का एक का कायल हो गया, अपने तिहाड़ी भाई का। वो तिहाड़ी भाई से वो इंटरव्यू पे, देखिए कोई मेरा भक्त है, मेरा नौकर जैसा है कोई पत्रकार, तो मैं उसका लिहाज करूंगा, उसकी बेइज्जती नहीं करूंगा, ये तो मेरा भक्त है। तो सुधीर चौधरी एक तरह से नौकर हैं, पेड एम्प्लॉई हैं बीजेपी के। लेकिन उस पेड एम्प्लॉई ने एक सवाल पूछ लिया टमाटर के में, तो उसे पूछ रही है कि मैं आपसे तिहाड़ जेल की याद करा दूं। अब तिहाड़ जेल की यात्रा कोई सुधीर चौधरी किसी खबर को लिखी हो, सरकार ने भेज दिया हो, ऐसा नहीं है। वो एक ब्लैकमेलिंग करने गए थे 100 करोड़ रुपए की, उसमें वो गए हैं, तो उनको दुखती न सही है। तो जब स्मृति ईरानी हारी तो सुधीर चौधरी वो आज तक पे बैठे कह रहे हैं कि एक मामूली से कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गई। मतलब सुधीर चौधरी ने अपनी भड़ास निकाल दी। ये भी बड़ा स्मृति ईरानी के गाल पर थप्पड़ है, देखो सुधीर चौधरी ने मार दिया, तुम्हारे चमचे पत्रकार ने मार दिया, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या होगी। हाँ सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, अमेठी से इधर अगर किसी दूसरे उसकी भी बात की जाए, वाराणसी की हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए, तो वाराणसी में भी अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीते हैं। शुरू पहले तो रुझानों में पीछे ही चल रहे थे, इस पर क्या कहेंगे सर? प्रियंका जी, मैं प्रधानमंत्री की जीत नहीं, इसको मैं प्रधानमंत्री की हार कहता हूँ। पहले 2-3 चरणों में पीछे जाना और सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने कितना बड़ा खेल कर दिया उनके साथ में। लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, राहुल गांधी 3.5-4 लाख वोटों से जीत रहे हैं और आप 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं बनारस में। तो ये जाहिर है ये प्रधानमंत्री की जीत नहीं, हार है। 400 पार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए जीतने के बाद, उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा देखिए कैसा कुम्हला गया है। जी। ये बेबस कमजोर बुढ़ापे में कोई आदमी इतनी गत किसी की ना बनाए। 22-24 साल से वो आदमी बेताज बादशाह, उसके साथ ग्रह इतने बढ़िया चल रहे थे। अब प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उम्र में ऐसे झटके जो 72-73 साल के हैं, बुढ़ापे में ऐसे झटके बहुत असर करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री का उतरा हुआ चेहरा, दबा हुआ चेहरा, एक टांग नायडू खींचेंगे, एक टांग नीतीश कुमार जीतेंगे, नितिन गडकरी को हड़का नहीं पाएंगे, राजनाथ सिंह को हड़का नहीं पाएंगे, पार्टी के अंदर अलग विद्रोह होगा। तो ये बीजेपी की ना बिल्कुल जान निकल गई है चुनाव में। आज तो सारे राज्यों के जो नतीजा है, हर जगह वोट परसेंटेज कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वो चपत लगी है जिस प्रदेश में अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, राम मंदिर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जमीनें बेच रहे हैं, कि बड़े बड़े फिल्मी स्टार आ रहे हैं, अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं भगवान राम के। और उस अयोध्या में ऐसी बुरी हार, उत्तर प्रदेश का दर्द, राम का नाम भूल गया। जब वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोले तो जय जगन्नाथ उड़ीसा सीटें आ गई हैं। जब एनडीए की बैठक थी तो भगवान जगन्नाथ, भगवान राम का नाम ही याद नहीं। अयोध्या के लोगों को गालियां दी जा रही हैं। बीजेपी का असली रंग, असली चेहरा, असली चरित्र अब सामने आ रहा है। अयोध्या वासी, भगवान राम की नगरी का हर वासी भगवान राम है। कितना पवित्र काम किया होगा जो अयोध्या में पैदा हुए हो, भगवान राम की नगरी में पैदा हुए हो। तुम्हें हरा दिया तो उनको गाली दे रहे हो, भगवान राम के प्रतिनिधि को गाली दे रहे हो। ये तुम्हारे रंग ढंग देख रहे हो। भगवान राम की जितने तीर्थ स्थान है, चाहे सीता रसोई जहाँ पे हो, जहाँ पे लक्ष्मण जी की बात हो, हर जगह बीजेपी का हारना दिखा रहा है कि भगवान राम को पता है कि तुम उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे, तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दी गई कि तुम किस पानी में हो। सही बात है। अगर बात कर ली, अगर उत्तर प्रदेश में अगर हमने बात कर ली, अमेठी की, वाराणसी की, अयोध्या की बात कर ली है, तो सर उत्तर प्रदेश की ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सीटों का नुकसान हुआ है, 29 सीटों का नुकसान होना, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये हाल हो जाना कि संसदीय दल की बैठक में बुलाया जाए और मोदी जी नमस्कार ना करें, एक तरीके से इग्नोर करते हुए निकल जाएं और बाद में पीठ थपथपाएं, फिर मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम ना पहुंचे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरता जाए और खबर निकल कर सामने आए कि शाह और योगी में जबरदस्त खींचतान है, उसी के साथ आपसी बहस भी हो गई है। आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या पूरी तरीके से बदलने वाला है? अखिलेश यादव ने जैसा परफॉर्म किया है, इसका असर क्या 2027 में तक जाने वाला है? देखिए, अगर अखिलेश यादव ने एक काम कर लिया, दलित बहुत सालों बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की तरफ आया है। अगर अखिलेश यादव ने दलितों पे काम कर लिया, एक पिछड़ा और दलित ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, मुसलमानों को जोड़ लिया, तो 2027 में पसीने आ जाएंगे। क्योंकि भाजपा की जो मोदी जी की जो फ्रॉड वाली बातें थी ना, 15 लाख आ जाएंगे, सबको 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, सबको छत मिल जाएगी, अब वो 5 ट्रिलियन में इकोनॉमी हो जाएगा, तो ये जो फ्रॉड वाली कहानी थी ना, ये जनता समझ गई कि भाई साहब को केवल कहानी बनाना आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और बड़ी संख्या में जो यूथ
अलग हुआ है ना। नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहिए। और बड़ा अच्छा है कि इस बार ये जो हिंदू मुसलमान के फसाद लगाते थे उस फसाद को देश ने नकार दिया। इस घृणित राजनीति को, घिनौनी राजनीति को शपथ मारी है जनता ने कि हमें ये फ्रॉड की कहानी नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़े, कब तक आप 1990 के झगड़े बाबरी मस्जिद को गिराते रहोगे? कब तक कहते रहोगे? कल भी बीजेपी की नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने अयोध्या का बहिष्कार, राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया। टीवी एंकर कह रहे थे बहिष्कार किसने कर दिया? बहिष्कार जैसा शब्द तो कहीं आया नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा मैं जाऊंगा, सब परिवार जाऊंगा, लेकिन कोई टीवी चैनल को थोड़ी बता के जाऊंगा कब जाऊंगा। कांग्रेस ने कहा जब जाना होगा तब जाएंगे। भगवान हमारे दिलों में है, जब मंदिर जाना होगा तो जाएंगे। अब तुम्हारे कौन से अमित शाह और जेपी नड्डा ने आके वहां पे राम मंदिर में दर्शन कर लिए? अब तो तुम्हें भी तब गई सर, जब चुनाव चल रहा था। तो भैया भगवान राम ने तुम्हें टाटा बाय बाय कर दिया, जगन्नाथ जी की शरण में पहुंच गए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश को समझ में आना चाहिए, बीजू पटनायक ने स्पेस दिया, बीजू पटनायक खत्म। उद्धव ठाकरे ने स्पेस दिया, पार्टी खत्म। नीतीश की पार्टी और नायडू की पार्टी स्पेस कर रही है, स्पीकर इनका बन गया। तो इन दोनों के सांसद आज लिख के रख लीजिएगा, तोड़ के बीजेपी में कब मोदी जी दांव खेल जाएंगे कहा नहीं जा सकता। समझने वाली बात है, उद्धव ठाकरे ने कह भी दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको छूती है उसका नाश कर देती है, उसका खात्मा कर देती है। सर ममता बनर्जी का बयान भी निकलकर सामने आया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कौन कह रहा है कि नायडू नीतीश हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है, वो हमारे दोस्त हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सर आखिरी दम तक उन्होंने हार नहीं मानी, इस बात की तो दाद देनी चाहिए। क्या एक्चुअल में हार क्या मानी, उनका ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। एक बयान आता है वहां कब कभी चढ़ जाती है। जब तक शपथ लेने के बाद स्पीकर पद का चयन ना हो जाए, स्पीकर पर अगर वोटिंग हो गई, नायडू ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट कर दिया और स्पीकर पद से बीजेपी के विरोध में नायडू का प्रत्याशी जीत गया, तो बीजेपी की सरकार तो वैसे ही गई। तो अभी सब कुछ इतना आसान नहीं है। जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक मान के चलिए बहस पानी में ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन कहाँ कैसे पलटी मार ले, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आखिरी सवाल सर, आज शपथ होने वाली है और कुछ ही घंटों में शपथ है, उसके ठीक पहले जो मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है उसमें आपसी खींचतान मची हुई है। खबर निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे आपस में भिड़ रहे हैं कि कौन बनेगा मंत्री और कौन नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप नाम बताइए कि किसको बनाना, ये लोग नाम ही नहीं बता पा रहे हैं। इतनी खींचतान है सर, अजीत पवार को बुलाया नहीं गया मीटिंग में जो पीएम आवास पे हुई, वो भी नाराज है। देवेंद्र फडणवीस मनाने के लिए पहुंचे, खबर निकलकर सामने आई। सर जिस दिन शपथ ग्रहण है उस दिन भी मोदी जी चैन से नहीं रह सकते। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या पलटी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कुछ महीनों बाद चुनाव है और मुझे लगता है प्रफुल्ल पटेल ज्यादा बड़ा नाम था, लेकिन वहां पर लड़ाई इतनी चल रही है, पवार गुट के कई विधायक उद्धव के संपर्क में हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत डरा रही है कि विधानसभा में इन गुट को लग रहा है कि उद्धव की जो सहानुभूति आई है इस बार दिखाई दी है वो बहुत परेशान करने वाली है। महाराष्ट्र में भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने दर्द दिया है, अखिलेश ने दर्द दिया है, राजस्थान ने दर्द दिया है, तो जाहिर है बीजेपी की सारी ओवरहालिंग, सारे पेच इस बार भगवान राम ने ठीक कर दी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, जिन्होंने हर एक बात का बिल्कुल तफ्तीश से और डिटेल में आपको जवाब दे दिया और बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जो सरकार तो बनाने जा रही है तीसरी बार, लेकिन ये सरकार कितने दिन चल जाए नहीं पता, क्योंकि अपने ही जब बगावत पर उतर आए तो क्या हाल होने वाला है सोचने वाली बात है। और देखा जाए तो आपसी खींचतान तो है ही है, स्मृति ईरानी का विरोध चल रहा है, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है वो मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जो मंत्री बन रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको क्यों बना दिया। गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक की खींचतान मची हुई है। अब ऐसे में पीएम मोदी आज तीसरी बार शपथ तो ले लेंगे, लेकिन ये सरकार मतलब कहा जाए बैसाखी की सरकार है। ये बैसाखी की सरकार आखिर कितने दिनों तक चलने वाली है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरी चर्चा पर, इन खबरों पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।